Good morning students. Let's start chapter number 2, class 8, history. And the chapter name is From Trade to Territory. In this chapter you will unravel how the English East India Company, which came us as a trading company, eventually became the supreme political power in India. You will study how they consolidated their rule. इस चैप्टर में आप लोग जानेंगे किस तरह से EEIC मीन्स होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी व्यापारिक कंपनी को लेकर भारत में आती है और यहाँ किस तरह से अपना सुप्रीम पॉलिटिकल पावर जो है किस तरह से यहाँ पॉलिटिकल पावर अपना स्थापित करती है और यहाँ पर सुप्रीम पावर बन जाती है. यू विल स्टडी हाउ दे कंसोलिडेटेड देयर रूल, और आप लोग ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से उन लोगों ने अपना शासन जो है यहाँ पे स्थापित कर लिया था. मर्सेंटाइलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड. मर्सेंटाइलिज्म मीन्स होता है वाणिज्यवाद, द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड, और यूरोपीय व्यापार जो था वो किस तरह से विस्तृत हुआ, किस तरह से फैला, आप लोग इस आगे पढ़ेंगे. द ओरिजिन ऑफ द EEIC and its power lay in the economic theory of mercantilism popular in Europe at that time. According to this theory, the prosperity of the country depends on its capability to produce more than it consumes and export more than it imports in order to maintain a positive balance of trade. The origin of EEIC मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई और मतलब या जब उत्पन्न आया एंड इट्स पावर्स ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी, और इसकी जो आर्थिक सिद्धांत जो इसका था वो किस ऑफ मर्सेंटाइलिज्म वाणिज्यवाद का उसकी जो शक्ति थी, मीन्स जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मर्सेंटाइलिज्म वाणिज्यवाद के सिद्धांत का अर्थशास्त्र के वाणिज्यवाद के सिद्धांत का जो पावर थी, जो शक्ति थी, किस तरह से फैली इन द यूरोप एट दैट टाइम. उस समय यूरोप की ये वाणिज्यवाद का आर्थिक सिद्धांत जो था वो किस तरह से पावर में आया, किस तरह से फैला. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन इट कंज्यूम्स एंड एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, मीन्स ये वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत था, आर्थिक सिद्धांत जो था वो क्या था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटी. किसी भी देश का जो समृद्ध होना था वह किस पे निर्भर था, और ऑन इट्स कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता पर, टू प्रोड्यूस मोर देन इट कंज्यूम्स, वह कितना मतलब कितने अधिक से अधिक जो है चीज़ों को उत्पादन करता है और कितना अधिक अच्छे से उनका निर्यात करता है, आयात करता है. मीन्स इन सारी चीज़ों पे ये जो थ्योरी थी वो डिपेंड थी, निर्भर थी. इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और किस तरह से वो लोग जो है व्यापार का बैलेंस बनाए रख रहे थे, वही जो है टोटली डिपेंड ऑन ये जो मर्सेंटाइलिज्म की जो थ्योरी थी वो यही थी, उनका यही सिद्धांत था कि किस तरह से वो लोग किसी भी चीज़ का जो उत्पादन कर रहे थे और उसका आयात और निर्यात कितने अच्छे तरीके से, कितने बैलेंस तरीके से, किस तरह से वो लोग व्यापार कर पाएँ चीज़ों का. ओवरसीज़ ट्रेड, ओवरसीज़ मतलब समुद्र के पार, मीन्स समुद्र के उस साइड की जो कंट्रीज़ थी उनके साथ व्यापार. विच वॉज ऑलमोस्ट होलीली कैरीड आउट बाय सी रूट्स, जो कि संपूर्ण रूप से समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता था. वॉज इम्पॉर्टेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ मर्सेंटाइलिज्म, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था इस वाणिज्यवाद के लिए. ठीक, इन 1498 में द पोर्टुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ रेदर लॉन्ग सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप. 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से इंडिया तक के समुद्री मार्ग की खोज की. ट्रेडर्स हु चूज़ दिस रूट, उन व्यापारियों ने जिन्होंने ये रास्ता चुना, हैड टू सेल डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका,
हैड टू सेल डाउन द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, पहले वो दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुँचे। टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट अफ्रीका, पहले पश्चिमी अफ्रीका पर पहुँचे, एंड टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका होते हुए, एंड देन सेल अप अगेन टू कालीकट, और तब वो लोग कालीकट पहुँचे। मॉडर्न डे कोझिकोडे इन केरला, जो कि इस समय केरला में कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, जो प्लेस है कालीकट। हाउएवर, यद्यपि फॉर द यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके लिए, दिस रूट बिकेम नेसेसरी, यह रास्ता, यह मार्ग जो है बहुत आवश्यक हो गया। बिकॉज, क्योंकि द ऑटमन एम्पायर इन टर्की, जो उस्मान वंशीय जो साम्राज्य था तुर्क में, तुर्कियों का, टर्की का जो उस्मान वंशीय साम्राज्य था, उन लोगों ने क्या किया, वेस्ट एशिया हैड डिसरप्टेड ट्रेडिशनल लैंड रूट्स, उन लोगों ने ये इन मार्गों को जो है रोकना शुरू कर दिया, इनको भंग, मतलब इन लोगों को किसी न किसी तरीके से भंग करना शुरू कर दिया इन मार्गों को, कि ये लोग वहाँ जाके आसानी से व्यापार ना कर पाएँ। उस्मान वंश, जैसे कि मुग़ल वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, ये सारे जैसे वंश होते हैं, उसी तरह उस्मान वंश भी है, जो कहाँ है, टर्की में। फॉलोइंग दिस डिस्कवरी, द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इन इंडिया वेयर द पोर्टुगीज़, और इसकी खोज के बाद द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, प्रथम यूरोपीय कौन थे जिन्होंने अपना व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र भारत में बनाया, कौन थे वो लोग, वेयर द पोर्टुगीज़, वो पुर्तगाली थे। मीन्स प्रथम यूरोपीय जो थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ इन इंडिया, जो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज़ थीं भारत में, वो कैसे कैसे क्या हुआ, उन लोगों ने कैसे कैसे अपना आधिपत्य यहाँ जमाया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर देने के बाद, द पोर्टुगीज़ वेयर फॉलोड बाय द डच, पुर्तगालियों का ही अनुकरण किन्होंने शुरू कर दिया करना, डच ने। डच मीन्स कौन, हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड कंट्री के जो निवासी थे उनको डच बोला जाता था। फ्रेंच, फ्रांसीसियों ने, एंड इंग्लिश मर्चेंट्स, और अंग्रेज व्यापारी, मतलब अंग्रेज व्यापारियों ने, ब्रिटिशर्स ने, हु केम टू इंडिया टू ट्रेड इन स्पाइसेज एंड टेक्सटाइल्स, जो भारत आए मसाले और वस्त्र उद्योग मीन्स कपड़ों का व्यापार करने के लिए। दे इस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, और उन लोगों ने भी, मीन्स दे इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने भी स्थापित किया, दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, भारत में अपना व्यापारिक केंद्र जो है उन लोगों ने भी स्थापित किया। लेट अस स्टडी अबाउट दीज ट्रेडर्स इन डिटेल, आइए हम लोग इन व्यापारियों के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। द पोर्टुगीज़, पुर्तगाली, द पोर्टुगीज़ वेयर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया, पुर्तगाली जो थे वो लोग फर्स्ट यूरोपियन थे, यूरोपीय व्यापारी थे जो भारत में पहुँचे। कैसे पहले भारत में पहुँचे, कि जैसे मैं अभी आप लोगों ने जाना कि वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की, उसके पहले समुद्री मार्ग वगैरह था ही नहीं, ठीक, कोई नहीं जानता था कि समुद्र के रास्ते भी किसी भी कंट्री में पहुंचा जा सकता है। तो जब उन्होंने 1498 में खोज की तो उसके बाद ये लोग जो है निकले। कुछ ये उन लोगों ने नहीं डिसाइड किया था हम लोगों को कि इंडिया ही जाना है, ठीक। वास्को डी गामा जब निकले थे खोज में तो उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि हमको इसी कंट्री जाना है, बस वो निकले थे खोज में कि कौन सी कंट्री पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। लास्ट में वो 1498 में कहाँ पहुंचाते हैं, इंडिया। इस तरह से समुद्री मार्ग की उनको जानकारी हो जाती है, तो इस तरह से समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है। उसके बाद जो है सबसे पहले पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली व्यापारी जो हैं वो लोग वहाँ आते हैं। उसके बाद कौन कौन, डच आने लगते हैं, फ्रेंच आने लगते हैं, ब्रिटिशर्स, ये सब भी अपना व्यापार शुरू करने लगते हैं उसी समुद्री मार्ग से। अब हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी ही भारत में आए। दो दे लैंडेड इन कालीकट, और उन्होंने कालीकट पर सबसे पहले वे कहाँ, कालीकट पर पहुँचे। देयर इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल सेटलमेंट्स वेयर गोवा, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी, मतलब उन्होंने सेटलमेंट
वेयर गोवा, सबसे पहले अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई, गोवा में। दमन एंड दीव में। दे वेयर ओनली एबल टू रिटेन दियर पोसेसन इन वेस्टर्न इंडिया। दे वेयर ओनली एबल, वे केवल योग्य थे, टू रिटेन बनाए रखने में, दियर पोसेसन अपना अधिकार जो है, इन वेस्टर्न इंडिया केवल पश्चिमी भारत पर, क्योंकि उन पश्चिमी तट पर ही वो लोग आए थे, तो वे केवल पश्चिमी भारत पर ही अपना अधिकार बनाए रखने के योग्य थे। गोवा remained with the Portuguese till 1961, after which it became a part of India. गोवा remained with the Portuguese till 1961, मतलब 1961 तक गोवा जो है उन सब के पुर्तगालियों के अंडर में रहा, उन्हीं के साथ, उन्हीं का बन के रहा। एंड विच इट बिकेम, आफ्टर विच इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, जब तक कि मतलब भारत का हिस्सा नहीं बन गया, विच इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, तब तक मतलब उन लोगों के ही क्षेत्र अंडर में रहा 1961 तक। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आए, द डच। डच कौन थे, हॉलैंड के निवासी। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत। 17वीं शताब्दी में की शुरुआत में डच जो थे हॉलैंड के निवासी, एस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, उन लोगों ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया। अहमदाबाद, सूरत के अहमदाबाद, भरूच, कैरिकल, पुलिकट, बालासोर, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम, इन जगहों पे उन लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया। एवेंचुअली अंत में दे शिफ्टेड दियर अटेंशन टू द फार ईस्ट एंड एस्टेब्लिश्ड ए कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया। अंत में उन लोगों ने क्या किया, दे शिफ्टेड, उन्होंने फिर मतलब दे शिफ्टेड दियर अटेंशन टू फार ईस्ट, मतलब पूर्व की दिशा में और अधिक दूर तक उन लोगों ने, मीन्स अब वो लोग विस्तार कर रहे हैं। द एस्टेब्लिश्ड अ कॉलोनियल एम्पायर, जो उनकी कॉलोनी थी उसका अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने लगे ये पूर्व की साइड, इन जावा एंड इंडोनेशिया, जावा और इंडोनेशिया में भी। मीन्स अभी तक तो वो लोग भारत के अहमदाबाद, भरूच, कारिकल, पुलिकट, बालासोर, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, इन्हीं जगहों पे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अब अंत में उन लोगों ने पूर्व के और देश जो हैं, और पूर्व में मतलब दूर, मतलब और जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी अपनी कॉलोनी जो है स्थापित करना शुरू कर दिया, अपना साम्राज्य वहाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। अब डच के बाद कौन आते हैं, फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित होती है। सॉट टू एक्सपेंड इट्स बेस इन इंडिया, और विस्तार करने की मांग के आधार पर वो लोग भारत में आते हैं। इट पोज्ड अ चैलेंज टू द EEIC, और यह EEIC मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके लिए यह एक चैलेंज उत्पन्न हो जाता है। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया वेयर पांडिचेरी, नाउ पुदुचेरी, चंदरनगर, माहे एंड कैरिकल, जो फ्रेंच समझौता जो हुआ, मतलब फ्रेंच लोगों ने सेटलमेंट्स इन इंडिया, भारत में जो समझौता किया और उन लोगों ने जहां अपना आधिपत्य बनाया। वेयर पांडिचेरी, कौन था, कहाँ था, पांडिचेरी में, जिसे अब हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुदुचेरी। और उसमें भी कौन सा प्लेस है, चंदरनगर, माहे एंड कैरिकल, इन प्लेसेस पे उन लोगों ने जो है भारत में अपना जो है व्यापारिक केंद्र बनाया। द EEIC अर्ली ईयर्स, अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्राथमिक जो काल हैं, प्राथमिक समय के बारे में बताया जाए, कुछ जो शुरुआत के वर्ष हैं। द EEIC सेट अप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत इन 1609। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो था वो 1609 में सूरत में स्थापित बनाया। इन 1615 में सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया, सर थॉमस रो भारत पहुँचे एज द इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, अंग्रेज राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में। प्रथम अंग्रेज जो थे वो सर थॉमस रो पहुँचे अंग्रेज राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भारत में। He stayed till 1619 and received a royal farman which allowed the EEIC to set
अप मोर फैक्ट्रीज़। जब वो 1615 से 1619 मतलब 4 साल लगभग वो यहाँ ठहरे रहे, और उसके बाद उन्हें एक फरमान मिला। फरमान मीन्स होता है आदेश, ठीक, आदेश मिला विच अलाउड द EEIC, जिसमें ये अनुमति दी गई कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फैक्ट्रीज़ यहाँ स्थापित कर सकती है। दस इस प्रकार अपार्ट फ्रॉम सूरत द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एंड बेसेस एट मैनी अदर प्लेसेस। अब सूरत के अलावा और भी कई जगहों पर इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एंड बेसेस एट मैनी अदर प्लेसेस, अंग्रेज़ों ने जो है अपनी फैक्ट्रीज़ की स्थापना कर ली, केवल सूरत में नहीं और जगहों पर। वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत, भरूच, मॉडर्न डे, उस टाइम ब्रोच इसको बोला जाता था, मॉडर्न डे भरूच, जो अब भरूच है, कहाँ है भरूच? गुजरात में। एट अहमदाबाद, अहमदाबाद। साउथ इंडिया, मसूलीपट्टनम इन 1611, 1611 में दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में भी इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित कर ली। ईस्टर्न इंडिया, बालासोर, ओडिशा, नाव ओडिशा 1633 एंड हुगली, बंगाल 1651। उसके बाद देखिए सबसे पहले सूरत में स्थापित की, उसके बाद पश्चिमी भारत, भरूच मतलब गुजरात के अहमदाबाद के भरूच में स्थापित की, फिर 1611 में दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री बनाई। फिर ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में बालासोर में, ओडिशा जो नाव ओडिशा जिसे अब हम लोग ओडिशा के नाम से जानते हैं, 1633 में इन लोगों ने ओडिशा में अपनी फैक्ट्री वहाँ डाल दी। एंड ह्यूज बंगाल 1651, हुगली एंड बंगाल, हुगली में और बंगाल में 1651 में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री वहाँ पर बना ली। फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसिस इन मद्रास, नाउ चेन्नई, बॉम्बे, नाउ मुंबई एंड कलकत्ता। ये लोग अपना जो है इनका जो क्रियाशील मजबूत जो विस्तार हो रहा था, जो उसकी जड़ थी, इन लोगों ने मतलब टोटली विस्तार करना शुरू कर दिया था अपनी फैक्ट्री का। अलग अलग स्टेट्स में जाके ये लोग अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए थे वहाँ पे। तो इन लोगों ने मद्रास में भी, चेन्नई में भी, जो अब चेन्नई है उसे पहले मद्रास कहा जाता था, तो इन मद्रास में, बॉम्बे में जिसे अब मुंबई कहा जाता है, एंड कलकत्ता, और कलकत्ता में, इन सारी जगहों पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर ली। मीन्स वहाँ पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाल दी। बॉम्बे, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जिसे द्वीप के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे जो है, वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीजेस। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो वो किसके? पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। इन May 1661 when the British Prince Charles II married the Portuguese Princess Catherine of Braganza, he got Bombay as Catherine's dowry from her father। 1611 में मई में when the British Prince, जो ब्रिटिश राजकुमार थे, चार्ल्स द्वितीय जो थे, उनकी शादी किससे हुई? पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिकेंजा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से जब उनकी शादी हुई तो ही गॉट बॉम्बे एज कैथरीन्स डाउरी, उन्हें बॉम्बे जो है कैथरीन के साथ दहेज में मिल गया। मीन्स देखिए अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज़ों में ब्रिटिशर्स हैं कौन? चार्ल्स II, ब्रिटिश प्रिंस हैं, अंग्रेज़ों के राजकुमार हैं, मतलब ब्रिटिश प्रिंस जो हैं चार्ल्स II, उनकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, ठीक, पुर्तगालियों की राजकुमारी के साथ। तो जो पुर्तगाली हैं उनका पहले से आधिपत्य है मुंबई वगैरह पे, तो उन्हें मुंबई जो है दहेज में मिल जाता है अंग्रेज़ों को। उनके पिताजी उनको दहेज में देते हैं, कैथरीन के पिताजी। किंग जॉन IV ऑफ पोर्टुगल कौन रहता है? जॉन IV जो हैं पुर्तगाल के चौथे राजा होते हैं, किंग जॉन IV ऑफ पुर्तगाल, जो कि पुर्तगाल के राजा थे, उनका क्या नाम था? जॉन IV, और उनकी बेटी थी कैथरीन की शादी होती है चार्ल्स II के साथ, जो कि ब्रिटिश राजकुमार थे। इस तरह से अंग्रेज़ों को मुंबई मिल जाती है। Subsequently, the islands of Bombay were given to the EEIC on lease for a sum of £10 per annum। इस तरह से मुंबई के जो लोग होते हैं, बॉम्बे वेयर गिवन, बॉम्बे द्वीप जो है अंग्रेज़ों के नाम हो जाता है, और सिर्फ शर्त ये रखी जाती है वो लोग 10 पाउंड जो है देते रहेंगे।
द स्ट्रगलर फॉर पावर, अब लोगों के बीच कैसे शक्तियों के लिए संघर्ष हुए, किस तरह से वो लोग संघर्ष करेंगे आप लोग देखेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज बाय वेरियस यूरोपियन पावर्स इन इंडिया रिजल्टेड इन फायर्स, कंपटीशन एंड राइवलरी। अब देखिए कई सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इकट्ठा हो गई इंडिया में, ठीक। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज़, जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो स्थापित होना चाह रही हैं बाय वेरियस यूरोपियन पावर्स, बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां जो है यहाँ हैं, मतलब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और सबके पास पावर है, तो सब यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं स्थापित करना चाह रही हैं। रिजल्टेड इन फायर्स, कंपटीशन एंड राइवलरी, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि प्रचंड बहुत मतलब अधिक जो है कंपटीशन फैल गया है और एकदम से प्रतिद्वंदिता हो गई है कि कौन किससे लड़ जाए, किसको हरा के अपना विस्तार कर ले और उसको ख़त्म कर दे। ऑल ऑफ देम वांटेड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, उनमें से सभी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ पाना चाहते हैं। एंड अटेन अ मोनोपोली ओवर ट्रेड, मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार, और प्राप्त करना चाहते हैं एकाधिकार ओवर ट्रेड, संपूर्ण व्यापार पर, मतलब पूरा जितना व्यापार हो रहा है इंडिया में, सभी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई हैं, तो और सभी जो है एक दूसरे को परास्त करने में, एक दूसरे को लड़कर हटा देने में एकदम से प्रचंड रूप से लड़ रही हैं, एकदम अपना एकाधिकार पा जाने के लिए एकदम से उत्साहित हैं। हाउएवर दिस वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन दे वेयर एबल टू, और यद्यपि दिस वॉज पॉसिबल, यह संभव था, ओनली व्हेन दे वेयर एबल टू, तभी जब वे योग्य हों, मीन्स जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही हरा पाएगा किसी भी कंट्री को। एलिमिनेट अदर राइवल कंपनीज़, अब क्या होगा, जिनके पास राइवल कंपनीज़, जिनके पास जो है ज़्यादा पावर है, वो जो हैं कम पावर वालों को एलिमिनेट कर देंगी, मतलब हटा देंगी, वहाँ से युद्ध करेंगे, उनको व्यापारिक कंपनी का अपना विस्तार करना है, फैक्ट्री बढ़ाना है, तो वो लोग उनसे लड़ के उनको हटा देंगे। हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्रीज़ विथ विच दे हैड ट्रेड रिलेशंस, और उनकी राजनीतिक शक्ति का भी विस्तार होगा उस देश में, ठीक। व्यापार के साथ साथ व्यापार के संबंध में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उस देश में उनका जो है विस्तार होगा। दस अ स्ट्रगल फॉर ग्रेटर कॉलोनियल पोसेसन स्टार्टेड, इस तरह से एक बहुत बड़ा महान मतलब बड़ा सा कॉलोनियल पोसेसन, जो कॉलोनी बनाने का अधिकार जो है शुरू हो गया, वो संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है, सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी बनाने में लग जाते हैं और इस तरह से एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच एरोज एज द टू मेजर पावर्स, 18वीं शताब्दी तक एक ब्रिटिशर्स और एक फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच जो हैं ये दो अलग अलग बड़ी शक्तियाँ बन जाती हैं, के रूप में उभरती हैं, आप लोग कह सकते हैं। द पोर्टुगीज लॉस्ट दियर मोनोपोली, और पुर्तगाली जो हैं वो अपना एकाधिकार खो देते हैं। ओवर इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार पर वो लोग पुर्तगाली लोग जो हैं अपना एकाधिकार खो देते हैं। वाइल द डच वेयर डिफीटेड, जब उन्हें डच जो है हरा देते हैं। एंड टर्न टूवर्ड्स द स्पाइस ट्रेड इन द इंडोनेशियन आइसलैंड्स, और वे लोग इंडोनेशिया के आइसलैंड में अपना जो मसाले का व्यापार होता है उसको करने के लिए उधर चले जाते हैं। थ्रू आउट द 17th and 18th सेंचुरी, इंग्लैंड एंड फ्रांस, ट्रेडिशनल राइवल्स इन यूरोप, fought several wars in India whenever their political and economic ambitions। अब इस तरह से 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस जो है ट्रेडिशनल राइवल्स इन यूरोप में एक सबसे मतलब बड़े प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। फॉट सेवरल वॉर्स, कई सारे युद्ध लड़ते हैं, मतलब फॉट सेवरल वॉर्स, कई सारे युद्ध लड़े उन लोगों ने। इन इंडिया, भारत में, व्हेन एवर दियर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्बिशन क्लैश्ड, जब उनकी जो है आर्थिक महत्वाकांक्षाएं जो थी वो जब एक दूसरे से मैच हुई, मिली, तो उन लोगों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, तो बहुत सारे युद्ध उन लोगों ने लड़े। फाइनली बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में एकदम अंत में, द इंग्लिश वेयर विक्ट्रीज, अंग्रेज़ों की विजय हुई। हैव आउस्टेड मीन्स अधिकार से हटा दिया जाना, टू अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द इंडियन ट्रेड मार्केट, और इस तरह से अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया और जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ थी सबको वहाँ से हटा दिया गया।
मतलब पूर्ण रूप से व्यापार पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। अब होता है वॉर। अभी आप लोगों ने देखा ना कि कई सारे वॉर लड़े गए, तो उनमें है द कर्नाटिक वॉर्स, कर्नाटक का युद्ध जो है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। द कर्नाटिक वॉर्स फॉट बिटवीन 1746 एंड 1763, मैनिफेस्टेड द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द EEIC। जो कर्नाटक वॉर था, फॉट लड़ा गया बिटवीन 1746 एंड 1763, 1746 से 1763 के मध्य। मैनिफेस्टेड एंड द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड EEIC। EEIC मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जो कूटनीतिक और सैन्य बल का जो मतलब सैनिकों के द्वारा संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुए, वो किस तरह कब हुए? 1746 से 1763 के बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। द कोस्टल कर्नाटिक रीजन, जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र था, अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद बिकेम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल। जो हैदराबाद की जो अधीनता थी वो क्या हो गई? बिकेम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल, एकदम युद्ध का क्षेत्र बन गई। इस संघर्ष में वह जो है एकदम एक युद्ध का मैदान बन गई, युद्ध का क्षेत्र बन गई। अब देखिए कौन कौन सा होता है वॉर। 3 शायद युद्ध होते हैं, 3 वॉर होंगे कर्नाटक के। तो द फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 to 48, 1746 से 1748 तक फर्स्ट कर्नाटक वॉर चलता है। द फर्स्ट कर्नाटक वॉर हैड इट्स ओरिजिन्स in Europe when a war broke out in 1742 between England and France। जो प्रथम कर्नाटक वार होता है वो किससे होता है? यूरोप। इट्स ओरिजिन इन यूरोप when a war broke out in 1742 between England and France। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1742 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, हुआ। when the British supported by the नवाब ऑफ कर्नाटक, जब ब्रिटिशर्स ने जो है कर्नाटक के नवाब का साथ दिया, सपोर्ट में रहे। कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप, और उन लोगों ने कुछ फ्रेंच की नावों को कब्जे में ले लिया। एंड द फ्रेंच कैप्चर्ड फोर्ट ST जॉर्ज, और जो फ्रेंच कैप्चर्ड फोर्ट ST जॉर्ज, और फ्रेंच का जो फोर्ट किला था ST जॉर्ज उसे कब्जे में ले लिया। द टेरिटरी ऑफ एक्जिला चैपल 1748 ended the first Carnatic War। The French got Louisburg region in North America while the English got back Madras। अब देखिए जो कर्नाटक वॉर हुआ उसका परिणाम क्या निकला कि इन लोगों ने फ्रेंच गॉट द लुइसबर्ग रीजन इन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण उत्तर अमेरिका का लुइसबर्ग क्षेत्र जो था इन लोगों को मिला। while the English got back मद्रास, और अंग्रेज़ों को मद्रास पूर्ण रूप से मिल गया, वो वहाँ आ गए। द सेकेंड कर्नाटिक वार, दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो 1749 से 1754 तक चला। विद द डेथ ऑफ द रूलर्स ऑफ कर्नाटक एंड हैदराबाद, इसमें क्या हुआ? कर्नाटक और हैदराबाद के जो शासक थे उनकी मृत्यु के साथ, उनकी मतलब मृत्यु हुई। अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, और जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था वो जो है समाप्त होता है। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विथ अपोजिट ग्रुप्स। अब ब्रिटिश जो हैं एंड फ्रेंच साइडेड विथ अपोजिट ग्रुप्स, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच। इन द कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक, द 2 कॉन्टेंडर्स वेयर चंदा साहब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच। अब जो दूसरा कर्नाटक वार है उसमें 2 कंटेंडर्स मीन्स होता है प्रतियोगी, 2 लोग मतलब साथ देते हैं, साथ हैं जिनसे युद्ध होना है, वो प्रतियोगी। वेयर चंदा साहब, एक प्रतियोगी जो हैं वो चंदा साहब हैं, जो सपोर्टेड बाय द फ्रेंच, जिनको सपोर्ट मिल रहा है किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा। एंड द मोहम्मद अली, और दूसरे हैं मोहम्मद अली जिनको सपोर्ट मिल रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। इन हैदराबाद द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग वाइल द फ्रेंच साइडेड विथ मुजाफर जंग। हैदराबाद में द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किसका किया? नासिर जंग का। और फ्रेंच ने साइडेड विद मुजाफर जंग के साथ युद्ध किया। मीन्स पहले जो है कर्नाटक वार में जो भारत के 2 राजा थे उन लोगों ने साथ
फ्रेंच और अंग्रेज़ों ने अलग अलग होके, मतलब एक के साइड अंग्रेज हो गए, एक के साइड फ्रेंच, उन लोगों ने वॉर लड़ा। और जो सेकेंड वर्ल्ड कर्नाटक वॉर हुआ तो उसमें वो दोनों राजा भारत के मारे गए। अब ये दोनों लोग आमने सामने हो गए, फ्रेंच और अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो थे। अब इन लोगों ने, इनके दो प्रतिद्वंदी मिले इन लोगों के, जिनका एक नाम जो है, क्या नाम है उनका, चंदा साहब, और दूसरे हैं मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली के साथ ब्रिटिशर्स थे और चंदा साहब के साथ फ्रेंच थे। तो इन लोगों का जो सेकेंड कर्नाटक वॉर इस तरह से हुआ। इनिशियली in 1749 the French succeeded in placing their supports in both of these kingdoms. In 1751 however the British troops under Robert Clive captured Acrot, Tamil Nadu. Clive's succeed led the additional victories for the British and their allies. Initially अंत में आंतरिक रूप से इन 1749 में द फ्रेंच सक्सीडेड इन प्लेसिंग दियर सपोर्ट्स इन बोथ ऑफ दीज किंगडम्स। उन दोनों राज्यों में फ्रेंच जो थे वो उन लोगों ने सक्सीडेड, सफलता पाई उनके सपोर्ट से। इन 1751 में हाउएवर यद्यपि द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड एक्रोट, यद्यपि 1751 में ब्रिटिश सेना जो थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, उन लोगों ने कैप्चर्ड, कब्जा कर लिया एरकॉट किसे बोलते हैं, तमिलनाडु को। इस समय तमिलनाडु पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और क्लाइव सक्सेस लेड टू एडिशनल विक्ट्रीज फॉर द ब्रिटिशर्स एंड देयर एलाइज, और यह ब्रिटिशर्स की, उनके मित्र राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी विजय हुई। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। जो द्वितीय कर्नाटक वॉर था, युद्ध था, वो किस पे ख़त्म हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई उसमें। साइंड इन 1754 में साइन किया गया उस पर। एज पर द ट्रीटी द फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय देम। फ्रांसीसियों को, फ्रेंच को सारे राज्यों को, सभी टेरिटरीज़ को वापस करना पड़ा जिन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। द थर्ड कर्नाटक वॉर 1756 to 63, 1756 से 1763 तक ये चला युद्ध। द आउटब्रेक ऑफ द 7 Years वॉर 1756 to 1763 इन यूरोप रिजल्टेड इन रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इंडिया। आउटब्रेक मीन्स आप लोग कह सकते हैं प्रकोप, मीन्स जो ये 7 साल का 56 से 63 7 सालों तक जो युद्ध चलता रहा यूरोप में, इन यूरोप रिजल्टेड इन रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। उसमें कहीं ना कहीं आप लोग अगर समझिए तो फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे, दोनों सेनाओं के मध्य बहुत ज़्यादा जो है समस्या आएंगी। आप लोग समझ रहे हैं, फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं, ये दोनों सेनाएं आपने सामने लगातार लड़ रही हैं शुरू से ही। जब से पुर्तगालियों की मोनोपोली इन लोगों ने ख़त्म की है, तब से अंग्रेज़ और फ्रेंच ये दोनों लड़ रहे हैं भारत में। लीडिंग टू द थर्ड कर्नाटक वॉर, और इस तरह से ये लोग एकदम से नेतृत्व कर रहे हैं कर्नाटक वॉर का। पूर्ण रूप से फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच में ही अब युद्ध हो रहा है, जो तीसरा कर्नाटक वॉर है। द ब्रिटिश फोर्स कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदननगर। नाउ चंदननगर, जो ब्रिटिश फोर्स है, उन्होंने कब्जा कर लिया फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदननगर, नाव चंदन नगर, जो उस समय जो चंदन नगर था और अब उसे चंदन नगर बोलते हैं, उस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया इन 1757 में। द ब्रिटिश कमांडर इरिकोटे डिसिसिवली डिफीटेड द फ्रेंच अंडर कॉमेट डे लैले एट द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760। और ब्रिटिश कमांडर जो थे एरिकोट, उन्होंने निश्चय के साथ, मीन्स पूर्ण रूप से फ्रेंच अंडर कॉमेट डे लैली, ये जो फ्रेंच कंट्री जो है कॉमेट डे लैली के अंडर में, मतलब वे वहाँ के राजा हैं, उनको उन्होंने हराया किसमें, बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 में वांडीवास के युद्ध में। द थर्ड कर्नाटिक वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। और इस तरह से जो थर्ड कर्नाटक वॉर था वो किस पे समाप्त हुआ, उस पर मतलब साइन की गई
संधि हुई एक पेरिस की 1763 में, जिस पे इन लोगों ने साइन की। एज पर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी चंदरनगर एंड पांडिचेरी वेयर रिटर्न टू फ्रांस, और इसमें चंदरनगर और जो पांडिचेरी थे वो फिर से फ्रांस को लौटा दिए गए। एंड द फ्रेंच वेयर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया, और फ्रांसीसियों को, फ्रेंच को जो है यह आदेश में लिया कि वो लोग भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। बट दे वेर स्टॉप्ड फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम, लेकिन उन्हें किलेबंदी करना, मतलब किलेबंदी करना, साम्राज्य स्थापित करने से मना किया गया था। और द फ्रेंच एग्रीड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया, और फ्रेंचों ने एग्रीड, सहमति ली, टू एक्सेप्ट, और स्वीकार किया, ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया, कि ब्रिटिशर्स से उनकी सुरक्षा होगी भारत में। अब इसके आगे आप लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा, द फर्स्ट वर्ल्ड कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार, और किस तरह से पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, ठीक, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारी आई, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। इन सब में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी पैराग्राफ या फिर कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर से अगली क्लास में मिलूँगा और इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, दैट्स इट।